अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक फलन हेतु आम के बागों में जरूरी कार्य, भरपूर उत्पादन हेतु मेंथा के पौध रोपाई पर जानकारी। हमारे राज्य के जिन बागवान भाइयों के पास आम के बाग हैं, उनमें अभी छोटे छोटे फल बन रहे हैं और ये फल अच्छी तरह विकसित हो सके, इसके लिए कुछ प्रबंधनों को करना जरूरी होता है। तो फलन अवस्था पर आम के बाग में कौन कौन से कार्यों को करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ। ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी समय है, खासकर आम के फसल के लिए। इस समय फल ऐसे अविकसित रूप में आए हैं जिनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो इनकी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर दे, इनके फलन में नुकसान पहुंचा दे। किसान बंधु, आम के फल के 3 विशिष्ट अवस्थाएं होती है। एक ये अवस्था जिसमें बहुत ही छोटी मटर दाने के बराबर जब फल होती है, और एक जब उसमें गुठलियां पड़ने लगती है, और तीसरा परिपक्व होने से पूर्व। फलों का गिरना। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं और आम के फल परिपक्वता की स्थिति में पहुँच जाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं। किसान बंधु, इस वक्त इस अवस्था में जो फल गिरते हैं उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि भ्रूण का पूर्ण विकसित नहीं होना, अपूर्ण भ्रूण का गिरना, नमी के अभाव में, हार्मोन के असंतुलन के कारण बहुत सारे कारण होते हैं। इन कारणों के कारण फल बहुत अधिक मात्रा में गिरते हैं। किसान बंधु, आप अपनी हानि को एक अच्छे प्रबंधन से इसे रोक सकते हैं। पहली तो आप उनके जड़ के आसपास जो उनके कैनोपी है, उनकी छाया जहाँ पड़ती है, उस छाया के भीतर में नमी बनाए रखें। एक सिंचाई अभी निश्चित रूप से कर दें और इस नमी का संरक्षण भी साथ साथ करें। उस कैनोपी के भीतर में जो आपने सिंचाई की है, उस जल की मात्रा को किसी खरपतवार, जलकुंभी या अन्य किसी भी चीजों से ढक दें, तो यह नमी अधिक दिनों तक बरकरार रखेगी। इस कारण से इनकी फल के गिरने की अवस्था में भी बहुत अधिक कमी आएगी। फलों का गिरना हार्मोन्स का असंतुलन माना जाता है, अतः यह पाया गया है कि यदि नैप्थेलिन एसिटिक एसिड की 20 ppm दवा 1 लीटर पानी के घोल में मिलाकर के मटर के दाने के आकार के होने पर छिड़काव किया जाए तो फलों का गिरना रुक जाता है। किसान बंधु, जब ये मटर दाने के बराबर हो जाए, आप इन बात को देखेंगे कि इस समय में मधुआ कीट का प्रकोप बहुत अधिक होता है। यह अधिक दूर तक न उड़ सकने वाला कीट आम के फूल एवं मुलायम कोपलों का रस चूसते हैं। परिणाम स्वरूप फूल सूख जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर ये कीड़े काली फफूंदी, ब्लैक सूटी मोल्ड नामक बीमारी को जन्म देते हैं। किसान बंधु, सबसे पहले आप कीट व्याधि रोकने के लिए, मधुआ के आक्रमण को रोकने के लिए रोगर या क्विनोल फॉस की 30 ml मात्रा 30 लीटर पानी में और उसके साथ
किसी फफूंदनाशक अच्छे, खासकर साफ या कंपेनियन नाम के जो बाजार में उपलब्ध हैं फफूंदनाशक, इसकी 2 ग्राम मात्रा उसी में मिला दें और इसका ऐसे ढंग से छिड़काव करें कि पत्तों के दोनों सतह पर और खासकर तनों पर भी पूरी की पूरी मात्रा पड़ जाए। इससे फफूंद का भी नियंत्रण हो जाएगा और आपके मधुआ कीट का भी नियंत्रण हो जाएगा। इन दोनों उपायों के बाद भी आपके फल गिरने बंद नहीं हुए हैं, रुके नहीं हैं, तब ऐसी परिस्थिति में आप 4.5 लीटर पानी में 1 ml प्लानोफिक्स की मात्रा डालकर इसका छिड़काव शाम के समय कर दें। इससे फलों के गिरने में बहुत अधिक कमी आएगी। किसान बंधु, यह ऐसी अवस्था है कि इसके आधे से भी कम फल परिपक्व अवस्था में आएंगे। इसलिए किसान बंधुओं को घबराना नहीं चाहिए और आप निश्चित रूप से इन प्रबंधन के सहारे अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने औषधीय पौधों के अंतर्गत मेंथा की नर्सरी समय से डाली थी, उनकी पौध इस समय रोपाई के लिए तैयार हो गई है। तो किसान भाई रोपाई करते समय तथा रोपाई करने के बाद किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखें जिससे आगे चलकर उन्हें अधिक उपज की प्राप्ति हो सके, तो इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी सिंह। आज किसान भाइयों को हम सुगंधीय फसल मेंथा, जिसको हमारे किसान भाई आम भाषा में पिपरमिंट कहते हैं, इसकी खेती के बारे में अधिक उत्पादन कैसे लें, कुछ बिंदुओं पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसकी खेती के लिए सर्वप्रथम अगर हम भूमि की बात करें तो ऊसर भूमि को छोड़कर इसकी खेती प्रायः सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। इसके लिए प्रजातियों में कोसी, हिमालय, सक्षम, कुशल और सरयू, ये कुछ उपयुक्त प्रजातियां हैं जिनकी खेती करके हमारे किसान भाई रबी व खरीफ दोनों फसलों के बीच में जो हमारा समय मिलता है, इसको नकदी फसल के रूप में उगा करके और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर हम कोसी प्रजाति की बात करें तो इस प्रजाति की विशेषता होती है कि ये प्रजाति विलंबतम कंडीशन में, यानी पछेती के रूप में भी अगर हम इसकी रोपाई करें तो अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रजाति लगभग किसान भाई गेहूं की कटाई करने के बाद भी इसकी रोपाई करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रजाति 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है, जिससे आसवन विधि के माध्यम से हमारे किसान भाई तेल निकाल करके और उसको अपनी इच्छानुसार या तो भंडारित करते हैं या उचित दर पर बाजार में विपणन कर लेते हैं। उचित प्रजातियों के चयन के बाद हम इसकी जड़ों की नर्सरी छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालते हैं। इसके लिए 100 किलोग्राम जड़ प्रति हेक्टेयर की रोपाई के लिए नर्सरी की जाती है। जब नर्सरी 30 से 35 दिन की हो जाती है तब हम दूसरे खेत में इस जड़ का पौधे जो उगे हुए होते हैं उनका प्रत्यारोपण करते हैं। इस प्रत्यारोपण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हमारे किसान भाई समय से रोपाई कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में समय से रोपाई करने के लिए पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर तथा लाइन से लाइन की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। आवश्यक ये भी है कि जैसे जैसे हमारी रोपाई के समय में विलम्ब होता है, वैसे वैसे हमको लाइन से लाइन की दूरी कम कर देनी चाहिए तथा अगर समय से रोपाई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखने की ही आवश्यकता है।
ऐसी परिस्थिति में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं की बात करें, इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि हमेशा अपने भूमि की जांच कराने के बाद ही, जब मिट्टी की जांच हो जाए उसके हिसाब से जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे जो परिणाम आया है उसके आधार पे ही आप रासायनिक उर्वरकों एवं जैविक खादों का प्रयोग करें। अगर किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करा पाया है, इस परिस्थिति में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। अच्छा तो ये होगा कि फास्फेटिक उर्वरक के प्रयोग के लिए अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, जिससे सल्फर की मात्रा भी मिल जाएगी, चूँकि मेंथा तेल वाली फसल है, इसमें अलग से सल्फर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग करें तो जितनी सल्फर की आवश्यकता है वो मेंथा की फसल को मिल जाती है। इसलिए अलग से सल्फर न देते हुए हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई कम से कम 10 से 12 सिंचाई इस फसल को लगती है, क्योंकि ये जायद की फसल है और जायद की फसल होने के नाते इसमें खरपतवारों का आक्रमण भी बहुत होता है। खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप फसल को अगर लाइन में लगाए हुए हैं तो मल्चिंग कर दें। जो आपके पास सूखी हुई घास हो, पुआल हो या गन्ने की पत्ती हो, वो आप लाइनों में बिछा दें। तो जो भी हमारी सकरी पत्ती के खरपतवार हैं वो समय अनुसार समाप्त हो जाते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में बकरी पालन व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कम लागत और थोड़ी सी जगह में भी इस व्यवसाय को आसानी से किया जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि इस व्यवसाय से अधिक लाभ के लिए जरूरी है कि बकरियों की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से की जाए। तो आप किस तरह से करेंगे इन बकरियों की देखरेख, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा के डॉक्टर SK सिंह। किसान भाइयों, आज मैं आपसे वयस्क बकरियों के प्रबंधन, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्यात और बच्चे ले सकें और जनन क्षमता को बढ़ा सकें, उस पर हम लोग बात करेंगे। जब आपके मेमने वयस्क हो जाएं तो उनको 1 या 2 साइकिल आप गाभिन न कराएं और कम से कम 2 उनके जो साइकिल है, हीट साइकिल है और गर्म काल जो है, उसको छोड़ के तब आप उनको गाभिन कराएं। तो बकरियों को ऐसे समय गाभिन कराना चाहिए जब तापमान, जब वो ब्यात हो तो तापमान 10 से लेकर के लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का हो, तो आपका ब्यात और मेमनों का प्रबंधन में बहुत आसानी हो जाएगी और मेमनों को एक अनुकूल तापमान मिलेगा और मेमनों में जो बीमारियां हैं, या तो कम तापमान से निमोनिया होता है, अधिक तापमान से जो अतिसार या डायरिया होता है वो नहीं होगा। देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांव में रहती है। गांव में ज्यादातर किसान दूध के लिए बड़े पशु पालते हैं। छोटे सीमांत किसान एवं भूमिहीन मजदूर प्राय बकरी का पालन करते हैं। इसके जरिए उन्हें कम लागत में पोषण के लिए दूध मिल जाता है। साथ ही अतिरिक्त दूध को बेचकर कुछ आमदनी भी हो जाती है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। बकरियों को न केवल भरण पोषण के लिए पाला जाए, बल्कि इस आधुनिक युग में आवश्यकता इस बात की भी है कि उन्नत नस्ल की बकरियों का चयन करके पालें तो अधिक लाभ उठा सकते हैं। 1 वर्ष के दौरान एक बकरी अगर मध्यम आकार की है तो 100 में से 50 से 70 बकरियां जो हैं 2 बार गाभिन हो जाती हैं। ब्यात लगभग 14 से 16 महीने में मिल जाता है आप। और अगर छोटे जैसे बंगाल नस्ल की बकरी है तो 12 महीने में ही, 12 से 14 महीनों में इनका ब्यात मिल जाता है।
और अगर बड़े आकार के जैसे मान लीजिए कि सिरोही है, जमुनापारी है, ऐसी बकरियों में प्रति 100 बकरी 90 से लेकर के 120-130 ब्यांत मिल जाते हैं। ये निर्भर करता है कि आपने उनका प्रबंधन कैसे किया। ये जो बकरियां हैं वैसे तो साल भर गर्भित की जा सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले निवेदन किया कि आप ऐसे समय ही गर्भित करें जबकि जो ब्यांत हो अनुकूल हो। जो हम लोग कहते हैं कि वर्ष में 2 मौसमों में, पहला मौसम जो है हम इनके गाभिन कराने का मानते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई का आधा 15-16 मई तक अगर आप इनको गर्भित करा देते हैं तो जो ब्यांत होगा अच्छे मौसम में होगा। तो हम इनको साल भर में एक जो है संयमित प्रजनन कहते हैं, संगठित प्रजनन कराते हैं और आप पाएंगे कि इसी 2-3 महीनों में ज़्यादातर बकरियां गाभिन हो जाती हैं। एक बकरी के जो 2 गर्म काल के बीच का समय है लगभग 19 से लेकर के 27 दिनों के 28 दिनों तक होता है। इसका औसत है लगभग 23 से 24 दिन का। तो 23-24 दिन में अगर एक बार बकरी गाभिन नहीं हुई तो गाभिन हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप जो है नेचुरल मीटिंग या बकरों के साथ गर्भित कराते हैं बकरों से, तो पहली बार में लगभग 90% बकरियां गाभिन हो जाती। बची 10% में से 6 या 7% बकरियां जो है दूसरी बार में ही दूसरी गर्म में आने में गाभित हो जाती है। अगर दूसरी बार भी गाभित नहीं हुई तो आप उन बकरियों को ये देखें कि उसमें कोई जनन संबंधी रोग तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है कि जिससे वो गाभिन नहीं हो रही। जो बकरियां गाभिन नहीं हो पाती हैं, उन्हें उचित मात्रा में दाना खिलाएं ताकि ये बकरियां समय पर गाभिन होकर ब्याह सकें। तो किस प्रकार से करें इनका प्रबंधन, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है जब इनको बकरियों के गाभिन कराने का मौसम हो जाए तो उसके पहले करीब 30 से लेकर के 40-45 दिन पहले आप उनमें जो है प्रति बकरी 40 से 50 ग्राम दाना अगर बढ़ा देते हैं तो विश्व भर में आपके जो है जुड़वां बच्चों के ब्यांत दर में बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ब्यांत का दिन आ जाए, ब्यांत का मौसम आ जाए, तो उससे करीब 30-40 दिन बाद भी अगर आप दाने का 40 से 50 ग्राम दाना बढ़ा देते हैं मध्य में और बड़ी नस्लों में, तो आप ये पाएंगे कि ब्यांत बहुत आसानी से होगा और जो बच्चे होंगे स्वस्थ होंगे और माँ से दूध अच्छा मिलेगा। और ये तीनों चीज़ ये है कि मेमनों को स्वस्थ रखने में, उसमें मृत्यु दर कम होने में, उनकी बीमारियां कम होने में, ये तीनों चीज़ बहुत आवश्यक है कि जो मादा बकरियों का पूरे साल अच्छे प्रजनन के लिए, ज़्यादा बच्चे प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंधन किया जाए। तो अगर आप उचित प्रबंधन करते हैं तो प्रति बकरी एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला बक्सर से रोहित कुमार जी, आप रंगीन मछलियों के पालन पर जानकारी चाहते हैं, तो रोहित कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आप देखे होंगे शीशे के घर में मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ पाली जाती हैं, तो इसके बारे में हम आप जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाई, भारत में फ्रेश वाटर और मेरीन ऑर्नामेंटल मछलियों के लिए कोलकाता, मुंबई और चेन्नई एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में उपलब्ध है। हमारे बिहार में भी इसका बहुत बड़ा एक कारोबार है, तो अगर आप चाहिए तो इससे जुड़ करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सजावटी मछलियों का जो पालन पोषण है विशेषकर इसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। जैसे उसका मछली घर, तो मछली घर की आकृति की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से शीशे के बने हुए होते हैं और इसका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। आमतौर पर बाजार में विभिन्न आकृति के मछली घर उपलब्ध हैं, जैसे गोलाकार, अंडाकार, लेकिन आप देखें कि जिसका ऊपरी सतह क्षेत्रफल ज़्यादा हो उसी तरह के मछली घर को पसंद करना चाहिए।
60 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचे आकृति वाले मछली घर को एक आदर्श मछली घर माना जाता है। इसलिए आप इसी अनुपात में अगर मछली घर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मछली घर के निचले सतह पर जो बिछाए जाने वाले पत्थर या कंकड़ होते हैं, ये भी कम से कम 2 इंच की ऊंचाई तक के होने चाहिए, क्योंकि उसमें जो जलीय पौधे हैं उसके बीच में आसानी से फंस जाएं और वो पौधे गिर ना पाएं, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और उसकी सतह सामने की ओर ढालुआ होना चाहिए, ताकि मछली के जो खाए गए मल, गंदगी इत्यादि लुढ़क कर सामने की तरफ जमा हो जाए एक तरफ, जिसे आसानी से हम प्लास्टिक की पाइप से जो सक्शन लगा रहता है उससे आप ड्रेन करके निकाल सकते हैं। जहाँ तक जल का बात है तो मछली घर के पानी डालने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जल साफ हो, प्रदूषण रहित नहीं हो और जल किसी प्रकार का जलीय कीट या जीवाणु उसमें नहीं हो। जलीय पौधों के चयन में मुख्य ध्यान देना आवश्यक ये है कि जब मछलियाँ भयभीत होती हैं तब वो जलीय पौधे में छुपती हैं। इसलिए आजकल प्लास्टिक के भी जलीय पौधे आते हैं या नेचुरल प्राकृतिक भी जलीय पौधे, उनको आप अवश्य लगावा करें। ये सजावट के काम आते हैं, मछलियों को छुपने में काम आते हैं। कुछ मछलियों के अंडे स्वभाव से चिपकने वाले होते हैं जो उस जलीय पौधों पर जाकर चिपक सकते हैं। दिन के समय जलीय पौधे मछलियों द्वारा श्वसन क्रिया में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और मछलियों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। इस तरह से एक स्वस्थ वातावरण भी प्रभावित करती है जो आपके मछली के लिए आवश्यक है। जहाँ तक प्रकाश की बात है किसान भाई, तो मछली घर को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश समुचित रूप से आपके मछलियों को मिलता रहे, अप्रत्यक्ष रूप से आता हो, जिसके लिए आप विद्युत बल्ब 25 से 60 वाट का या ट्यूब लाइट 40 वाट का ट्यूब लाइट की व्यवस्था आप उसमें कर सकते हैं। तापमान, जल का तापमान 22 से 60 डिग्री सेल्सियस तक सर्वोत्तम माना जाता है एक्वेरियम के लिए। हालांकि मछली 4 से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान के उतार चढ़ाव को उसका बॉडी एडजस्ट कर लेता है। तो पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है वो उनके गिल्स उनसे खींच करके और मछली को प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अन्य पशुओं की तरह श्वसन क्रिया में इनको घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जल से वायु के मिश्रण को लेने के यंत्र ही मिलता है, जिसके द्वारा यंत्र के द्वारा वो लेती हैं, अपने अंदर लेती हैं। मछली घर के एक कोने के निचले सतह से कुछ ऊपर वाले स्थान पर उस यंत्र को लगा दिया जाता है और एटर के सतत निकलते रहने से वायु के बुलबुले से बुलबुला जो निकलता है पानी का, हवा का, उसके द्वारा मछली घर में, मछली के पानी में हवा का बहाव होता है, मतलब एरेशन की प्रक्रिया होती है और साथ ही उसका तापमान भी नियंत्रित रहता है, विशेषकर गर्मियों के दिनों में। तो ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है और मछलियां स्वस्थ भी रहती। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लीफ कलर चार्ट के अनुसार बोरो धान की फसल में यूरिया का प्रयोग। बकरी के मेमनों में होने वाली बीमारियां और उनका निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।